एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का सबसे पहला जो पॉइंट है, आई मीन पहला जो टाइप है वो एपिथेलियल। हम लोग चार पढ़े थे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, उसके बाद फिर था हमारा मस्कुलर एंड चौथा था नर्वस। तो सबसे फर्स्ट में एपिथेलियल, हम लोग इसमें थोड़ा सा पढ़े हुए थे कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो उसमें 3 टाइप का है मेन, और वो मॉडिफाई होकर 5 टाइप का हो जाता है, जो कि हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे। तो वही चीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। सबसे फर्स्ट में पहले समझो, हम नोट कराएंगे पॉइंट लिखा के, कोई दिक्कत नहीं। सबसे फर्स्ट में एपिथेलियल टिश्यू को सिंपल टिश्यू, सॉरी एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू को सिंपल टिश्यू बोला गया है क्योंकि इसका जो सेल होता है, सेल, इसका जितने भी टाइप का सेल होता है, आई मीन हम लोग जो पढ़ेंगे इसका जो टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, उसका जो सेल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट शेप एंड साइज का होता है। ठीक है, तो हम लोग सेल टाइप जो है वो डिफरेंट लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? डिफरेंट। इसको नोट नहीं करना, बस समझना है, इसलिए इसको रफली हम बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू का जो काम है वो 4 काम होता है। सबसे पहला काम है सिक्रीशन, ठीक है। दूसरा काम है एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू बहुत ज्यादा जब मॉडिफाई हो जाता है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है हमारे बॉडी में जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है, तीसरा काम होता है मूवमेंट का। ठीक है, और चौथा काम होता है एक्सक्रीशन का, मतलब कुछ भी कुछ यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ इसमें है जो इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले और ध्यान रखना, एपिथेलियल टिश्यू में जो भी सेल्स वगैरह प्रेजेंट है उसमें उसमें सेंट्रली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस का भी शेप एंड साइज अलग अलग टाइप में अलग अलग हम लोग को देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर न्यूक्लियस है तो साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होता है इसमें। ठीक है, तो मतलब जितना भी इसके टाइप, इसके अंदर में जो भी टाइप होता है सब में बेसमेंट मेम्ब्रेन कॉमन हो गया, न्यूक्लियस कॉमन होगा। बट सेल का जो टाइप है, मतलब एक तरह से हम सेल शेप बोल सकते हैं, सेल शेप वो डिफरेंट होगा, अलग अलग में डिफरेंट होगा। जैसे हम लोग सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो स्क्वामस पढ़ेंगे। तो स्क्वामस जो होता है वो नॉर्मल जो पॉलीगोनल शेप का होता है। इस तरह से हम लोग अलग अलग चीज है इसमें। तो ये इसमें चीज है कि सेल शेप डिफरेंट होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट होगा। उसके हिसाब से 4 कॉमन फंक्शन है जो हर एक टिश्यू अलग अलग काम में, सिक्रीशन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, मूवमेंट करेगा, एक्सप्रेशन करेगा। ठीक है, और कुछ कुछ तो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। रेस्पिरेशन, हम लोग जो रेस्पायर करते हैं, वो जो ट्रैकिया वगैरह हम लोग के बॉडी के अंदर में है, वहां पे टिश्यू है जो उसको मूव कराने का काम करता है, रेस्पिरेशन वगैरह में भी हेल्प करता है। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। साथ साथ में एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि ये 2 टाइप का होता है। एक होता है सिंपल एपिथेलियल, जो पिछले क्लास में शायद डिस्कस किए हैं, और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल में क्या होगा? सिंगल लेयर, क्या होगा? सिंगल लेयर। और स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा? मल्टीपल लेयर। ठीक है, सपोज दैट मान लिए अगर हम कोई एक टिश्यू का नाम लेते हैं, आई मीन स्क्वामस। तो स्क्वामस में क्या होता है कि मान लो ये सिंगल लेयर का है। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें न्यूक्लियस है। तो ये अगर मल्टीपल लेयर में इसका सेल चला गया, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। लेकिन अगर सिंगल है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल स्क्वामस टिश्यू, या सिंपल जो भी टाइप का टिश्यू होगा वो। लेकिन अगर मल्टीपल होगा तो उसको वहां पे वर्ड क्या जोड़ेंगे? स्ट्रेटिफाइड। चाहे वो सिंपल स्क्वामस हो तो मल्टीपल लेयर में होगा तो स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अब देखो एपिथेलियल में भी हम 3 मेन टिश्यू का बात किए थे। तो सबसे पहले स्क्वामस, दूसरा क्यूबाइडल, और तीसरा होता है कॉलुमनर। कॉलुमनर, उसका शेप एंड साइज हम लोग पढ़ेंगे। और उसी में हम लोग पढ़े थे सिलिएटेड, मतलब कि अगर उसमें सीलिया प्रेजेंट हो जाएगा तो सिलिएटेड। और चौथा था ग्लैंडुलर, जो एपिथेलियल टिश्यू मॉडिफाई होके सिक्रीट करेगा, आई मीन चाहे वो एंजाइम हो या फिर चाहे वो हार्मोन हो, मतलब सिंपल केमिकल अगर करेगा तो उसको हम ग्लैंडुलर टिश्यू में रखा गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्वेट ग्लैंड इज एपिथेलियल टिश्यू, मेमरी ग्लैंड इज एपिथेलियल टिश्यू, सीबेसियस ग्लैंड इज एपिथेलियल टिश्यू। जो भी ग्लैंड है वो मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होता है, चाहे वो एंजाइम करे चाहे वो हार्मोन करे, मतलब सिंपल जो केमिकल को सिक्रीट करता है वो ग्लैंडुलर टिश्यू में आता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये कॉमन था जो सब में आएगा।
समझ गए? यहाँ इसको नोट नहीं करना है, नोट हम करवाएंगे अच्छे से। समझ गए? यहाँ कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है रिप्लाई करो। नो सर। हाँ ठीक है। रिप्लाई क्या करो जो पूछता है ना, ताकि हमको लगता है कि गायब हो गया क्या। ठीक है, तो सबसे पहला एपिथेलियल टॉपिक जो एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे फर्स्ट में इट इज कंपोज्ड ऑफ, लिखते चलो, इट इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ सेल, वन और मोर लेयर ऑफ cells covering and protecting, देखो एक और फंक्शन आ गया प्रोटेक्टिंग, ठीक है, प्रोटेक्टिंग द एक्सटर्नल सरफेस एंड इंटरनल बॉडी ऑर्गन। ठीक है, देखो हम लोग वहां पे 4-5 फंक्शन पढ़े थे, तो ये प्रोटेक्शन भी करता है, एक तरह का बैरियर का काम करता है। कैसे समझो, जैसे मान लो हम लोग का नोज है, तो नोज में जब एयर जाता है तो एयर से क्या होता है, एयर में माइक्रोब्स होता है, वो माइक्रोब्स का हद तक न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कि रिलीज करके उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, एक तरह का प्रोटेक्शन भी है, ये बैरियर होता है। साथ साथ में एपिथेलियल टिश्यू का अगर हम देखें, इसका मतलब जिस कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हर एक ऑर्गन का उसके फंक्शन के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, तो वो चीज इसमें हम अभी मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। ठीक है, साथ साथ में दूसरा है इट, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, देखो इट एक्ट एज अ बैरियर टू कीप डिफरेंट body system separate, body system separate। ठीक है, तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो है इसका जो सेल है एपिथेलियल का, जो अगर हम कॉमन एपिथेलियल का टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसके जो एपिथेलियल टिश्यू था वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, मतलब एक तरह से वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, एक तरह का सीमेंटिंग का काम करता है, जो कि एक दूसरे का सेल से कॉम्पैक्टली, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे नहीं एब्सेंट, सॉरी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, तो कॉम्पैक्टली एक सीट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, देखो द सेल्स ऑफ epithelium epithelial is tightly packed and form continuous sheets। ठीक है, उसके बाद है नो intercellular space are प्रेजेंट, ये भी हम जस्ट तुमको बताया कि इसमें इंटरसेलुलर प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण टाइटली पैक्ड होता है। ठीक है, तीसरा है ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट है, ध्यान रखना, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन एपिथेलियल टिश्यू।
एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो अब एक चीज तुम लोग बता सकते हो कि अगर ब्लड वेसल्स उसमें प्रेजेंट नहीं है तो उसका जो सेल होता है उसको कौन नरिशमेंट करेगा, उसको कौन बचाएगा फॉरेन पार्टिकल से? कुछ अगर दिमाग में है तो बताओ। हम अभी एक पॉइंट लिखे ना जिसमें हम लिखे कि एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स जो है एब्सेंट है, ठीक है, वो तुम्हारे सामने। तो अगर वो एब्सेंट है तो सिंपल, अगर मान लो ये ग्रुप ऑफ सेल हम सपोजेट ले लेते हैं और ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, इसमें अगर ब्लड वेसल्स नहीं होगा तो इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा हार्मफुल सब्सटेंस से, इसको नरिशमेंट कौन करेगा? क्योंकि हम लोग के बॉडी में बस एक ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक ही टिश्यू है जिसको हम लोग कनेक्टेड टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू के तौर पर हम लोग ब्लड पढ़ते हैं, और ब्लड ही सारे बॉडी में सब कुछ ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है। तो यहाँ ब्लड वेसल्स तो है नहीं, तो फिर इसको नरिशमेंट कौन करेगा, इसको कौन बचाएगा? आंसर दो तुम लोग के पास सोचने के लिए टाइम है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सोचो, हम तुम लोग का टाइम दिए, ठीक है, लेकिन आंसर जल्दी देना, लेट मत करना, तब तक हम एक पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। चलो आंसर बताओ कोई हमको। आंसर बताओ। किसी को कुछ नहीं पता? रिप्लाई करो। किसी को कुछ नहीं पता है? सेल मेम्ब्रेन। हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। सेल मेम्ब्रेन। नहीं समझ में आ रहा तुम्हारी वर्ड। सर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है बताओ? अभी तो सेल पढ़े हो। सेल मेम्ब्रेन का काम तो है कॉमन कि हम, उसका काम है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल करवाना, बस वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल मेनली वही काम करता है। और कुछ? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। कोई तो कुछ बोलो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, तुम लोग पढ़े हो शायद, हमको जहां तक लग रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े हो? हार्ट से रिलेटेड कुछ? यस सर पढ़े हो। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, हम लोग के बॉडी में जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, जो इंटरसेलुलर फ्लूइड ही बोलते हैं, वो कितना टाइप का है? सर एक लिम्फेटिक सिस्टम और वैस्कुलर। एक वास्कुलर सिस्टम। तो वास्कुलर सिस्टम में जो फ्लूइड है वो क्या है, वो बोलेंगे उसको? सर ब्लड, और लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ। लिम्फ। तो लिम्फ का काम बताओ तो। सर लिम्फ प्रोटेक्ट करेगा। अब समझ में आया? यस देखो, सर। जहां पे ब्लड वेसल्स नहीं जा सकता है तो वहां ब्लड नहीं जाएगा भाई ना, कैसे जाएगा? तो लिम्फ का दूसरा नाम क्या है? तुम लोग थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो तो शायद याद आ जाए। लिम्फ का दूसरा नाम क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं इसको, सुने यस होगा। सर। हाँ,
तो टिश्यू फ्लूइड मतलब क्या, ये एपिथेलियल टिश्यू अपने ही सेल के मटेरियल से, आई मीन सेल के अंदर में जो भी एसेंशियल चीज है, जो न्यूट्रिएंट चीज है, वो उसको क्या करता है, वो अपने, जैसे मान लो ये टिश्यू है सपोज है, ठीक है, तो वो फ्लूइड को यहाँ पे रिलीज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन के कारण जो इसका ब्लड वेसल से कनेक्शन नहीं हो पाता, तो अब इसको तो बचाना है, तो ये फ्लूइड यहाँ पर रिलीज हो गया। तो इस फ्लूइड में न्यूट्रिएंट है, वेस्ट 0% होता है, वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट है तो इसका सेल को वो न्यूट्रिएंट देगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ना कि टिश्यू फ्लूइड टिश्यू से रिलीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट सोचना है कि ये यहाँ पे प्रोटेक्ट कैसे करेगा, तो पढ़े होगे कि लिम्फ में डब्ल्यूबीसी भी होता है, तो डब्ल्यूबीसी आता कैसे, तो ध्यान देना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। और गारंटी है कि तुम लोग को कभी भी अगर यहाँ समझ लोगे ना, तो हमेशा देखो यही सब चीज होता है जो हम लोग नहीं थोड़ा सा मतलब कनेक्ट कर पाते हैं कि एक कॉन्सेप्ट का कहाँ से कॉन्सेप्ट से कनेक्शन है, ठीक है। तो जैसे तुमको टिश्यू फ्लूइड बोले तुमको समझ में आ गया, तो तुमको ये भी समझ में आ गया कि लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इसीलिए हम उधर गए कि ताकि उधर से कनेक्ट हो जाए तो समझ में आ जाए। तो जो भी समझ गए हो, जो आंसर दियो बहुत अच्छा है, तुम लोग समझ गए। तो यहाँ पे मैं चीज बता रहा है कि सेल से फ्लूइड रिलीज हो रहा है, न्यूट्रिएंट वहां जा रहा है, लेकिन इसको बचाएगा कौन, तो बचाने के लिए बॉडी में आई मीन ब्लड में कौन सा सेल्स होता है ये तो पता होगा, डब्ल्यूबीसी, गुड। तो डब्ल्यूबीसी यहाँ पे कैसे आएगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स तो है नहीं, तो ध्यान देना। बट डब्ल्यूबीसी जो है, एक सबसे पहले डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं होता है, वो इरेगुलर शेप में है, इसीलिए वो इरेगुलर मूवमेंट या उसी को अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं। तो मान लो ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ आरबीसी जा रहा है, लेकिन ये मान लो डब्ल्यूबीसी है, और ये अमीबॉइड मूवमेंट के कारण कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से ये स्क्वीज आउट हो जाएगा। स्क्वीज आउट मतलब यहाँ से चिपका और बाहर निकल गया, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायपेडेसिस, इसको बोलते हैं डायपेडेसिस, डायपेडेसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस से ये आ गया और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डब्ल्यूबीसी भी मिल गया और न्यूट्रिएंट भी मिल गया। ब्लड वेसल से इसको कुछ नहीं मिल रहा, तो डायपेडेसिस प्रोसेस होने के कारण ही इस फ्लूइड में या जो भी टिश्यू फ्लूइड है उसमें डब्ल्यूबीसी आ पाता है, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो डब्ल्यूबीसी मिल गया, न्यूट्रिएंट बन गया। अब अगर सपोज मान लो कि इसके लिए ये जो न्यूट्रिएंट या डब्ल्यूबीसी जो फ्लूइड है, जिसको टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बोलते हैं, वो उतना काम कर रहा है और वो एक्सेस मान लीजिए अमाउंट हो गया, एक्सेस अमाउंट में वो रिलीज कर गया, तो फिर क्या करेगा, तो इसी सिस्टम के थ्रू, ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ही चला जाएगा कहाँ पे, हार्ट में चल जाएगा, जिसको हम लोग सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम को बोलते हैं। एक और चीज है कि जैसे हम बता रहे किस फ्लूइड से रिलीज होगा, साथ साथ में एक जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझ लो कि पूरे टिश्यू फ्लूइड पूरे लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी में है, तो लिम्फेटिक सिस्टम का जो मेन है वो लिम्फ नोड है, और लिम्फ नोड से वो फ्लूइड रिलीज होता है हमेशा, और वो लिम्फ नोड पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है जहां पे ब्लड वेसल्स नहीं है। तो यहाँ पे भी तो ब्लड वेसल्स नहीं है, तो यहाँ लिम्फेटिक नोड्स होगा या लिम्फ नोड होगा, वो भी ये रिलीज करता है, टिश्यू फ्लूइड भी रिलीज करता है, और वो भी तो मेनली लिम्फ नोड ही रिलीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक टिश्यू या सेल। तो यहाँ पे जब भी तुमको लिम्फेटिक टिश्यू समझेगा, ध्यान रखना पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है, जहां जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है वहां पे लिम्फेटिक सिस्टम मतलब लिम्फ नोड है। लिम्फेटिक सिस्टम तो बहुत है, मतलब टेयर्स पैचेस बोल लो, लिम्फ नोड बोल लो, स्प्लीन बोल लो, ये सब एक तरह का लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन या पार्ट है, तो वो रिलीज करता है एक्चुअली में, और वही टिश्यू को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत समझे ना? नो सर, नो। चलो, तो वही है, सेल्स जो है जब इसमें बोलते हैं कि ब्लड वेसल्स नहीं है, तो उसके लिए बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है, और लिम्फेटिक सिस्टम का जो एक कॉमन ऑर्गन है, लिम्फेटिक ऑर्गन होता है जो रिलीज करता है केमिकल, और डब्ल्यूबीसी डायपेटिस प्रोसेस से मिलके इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसी को हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं बस। और सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी भी लिम्फेटिक सिस्टम को बोलते हैं, क्योंकि इसका फ्लूइड में कोई भी तरह का वेस्ट प्रोडक्ट या खराब चीज इसमें नहीं है, तो ये वेस्ट तो होगा ना, बॉडी से वेस्ट तो हो सकता है कि ये वेस्ट ना हो कि ये फिर से लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू चल जाता है हार्ट में, और ब्लड के साथ मिलके उसको फिर से वो न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड कर देगा। क्योंकि डब्ल्यूबीसी तब तक तो मर सकता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का हर एक स्पीसीज के जगह पे अलग अलग काम है। जैसे टिश्यू
टिश्यू में 4 दिन से ज्यादा WBC नहीं रहेगा। 4 to 1 मतलब 4 से 7 दिन के बीच में ही रह पाएगा, उससे ज्यादा नहीं रह पाएगा। ठीक है बस, ठीक है, समझ में आ गया? इसको नोट कर लिए? यस सर। चलो इसको नोट कर लिए तो हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इसका फंक्शन हम बता ही है, तो फंक्शन हम तुमको बता देते हैं, ठीक है सर। हाँ सर उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन में सेपरेट फॉर्म क्या लिखा हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू, वही ब्लड वेसल्स, मतलब क्यों नहीं ब्लड, हाँ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में आता है ना ब्लड, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जी, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में तो ब्लड पड़ेंगे ही पड़ेंगे, तो ब्लड वेसल्स नहीं रहता उसमें, समझे? हाँ बस वही है, कनेक्टिव टिश्यू को यहाँ पे हम लोग ब्लड से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। ठीक, चलो समझ में है ना तुम लोग को? यस सर। हाँ यस सर करो, क्लास में हमको जवाब नहीं मिला ना, फिर तुम लोग को हम बहुत मार मारेंगे। सब मिल जाएगा। हाँ ठीक है, बस बाबू लोग रिवाइज करते रहो और क्या, काफी है। वैसे कुछ कुछ चीज है, शायद 15 या 17 जून के बाद हम लोग हो सकता है मिले, अभी तक कुछ रिपोर्ट वैसा नहीं है, देखो भी क्या होता है, ठीक है? तो अब हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं इसका फंक्शन में, तो हम बस पॉइंट लिख देते हैं, उसको हम समझाते हैं, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट में फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन हम बताए थे वो है तुम्हारा सिक्रीशन, तो प्रोटेक्शन से इसे स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटेक्शन, तो सबसे फर्स्ट ये प्रोटेक्शन क्या क्या कर सकता है, किससे किससे कर सकता है? तो टिश्यू का कहीं ना कहीं मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल शॉक या फिर प्रेशर से, क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन को कवर अप करता है, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो टिश्यू को प्रॉब्लम होगा, इंटरनल ऑर्गन हमारा सेफ रहेगा तो इससे प्रोटेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल शॉक, प्रेशर, ये सब चीज से ये हमको प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन को। दूसरा फंक्शन हम बताए सिक्रीशन, अभी हम तुमको चीज बताया कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, कुछ एपिथेलियल टिश्यू जो मॉडिफाई करके ग्लैंड बन जाता है, और वो ग्लैंड का काम क्या है, सिक्रीट करना, इसलिए कुछ ना कुछ सिक्रीशन करेगा। तो नॉर्मली हम लोग केमिकल सिक्रीट करेंगे, तो केमिकल में दो ही चीज कॉमन समझते हैं, या तो केमिकल या तो हार्मोन, ठीक है? तीसरा, और ऐसा नहीं सिर्फ केमिकल हार्मोन, ये कभी मत, वाटर भी रिलीज करता है, और उसके बाद फिर म्यूकस भी रिलीज करता है, जो हमारे हॉलो ऑर्गन को ल्यूब्रिकेट मॉइस्ट बना के रखने का काम है, तो ये सिक्रीट करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है? तीसरा है एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन में जैसे हम लोग बोलते हैं क्या कि किडनी ट्यूब्यूल वगैरह में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसमें से वेस्ट जो भी सॉल्ट वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो रिलीज करता है, वो ट्यूब में मिलाता है, तो एक्सक्रीट करता है वो तरह से, और वो फिर वहां पे अल्टीमेटली यूरिन का फॉर्मेशन कर लेता है, और यूरिन का फॉर्मेशन फिर बाद में वो बाहर निकल जाता है, ठीक है? उसके बाद चौथा फंक्शन में हम क्या बताते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग के बॉडी में जैसे वीली है, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, शायद तुम लोग का है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इस तरह से। तो ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि इसके ऊपर लेयर में एपिथेलियल टिश्यू ही होता है जो एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, माइक्रोविली या विली प्रेजेंट है, ठीक है? उसके बाद फिर पांचवा प्रोसेस में हम क्या होता है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ये प्रेजेंट होता है, तो एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस में ये काम करता है, क्योंकि वहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन और टिश्यू प्रेजेंट है जो उसको मूवमेंट ऑफ एक्सचेंजिंग में ये काम करता है, तो रेस्पिरेशन में ये काम करेगा, ठीक है? ये चीज हो गया। उसके बाद फिर हमारा है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहने का मतलब कि हम लोग का, जैसे मान लो सपोज दैट हम लोग न्यूट्रिएंट वगैरह ले रहे हैं, ठीक है? तो कहीं से कहीं पे भेजना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एपिथेलियल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में एक और चीज है कि मूवमेंट भी हम लोग इसमें देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि फीमेल बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब फॉलोपियन ट्यूब, वहां पे जो ओवा को मूवमेंट कराना होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो टिश्यू ही उसको मूवमेंट कराने का हेल्प करता है। ये 5-6 प्रोसेस है, इसको ये मतलब फंक्शन है जो ये वर्क करता है, इसको बस ऐसे नॉर्मल नोट कर लो, बाकी बात हम लोग फिर उसमें लिखेंगे, ठीक है?
एक्सप्रेशन में लिख सकते हो CO2 एंड O2 का जो एक्सचेंजिंग होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में वीली वगैरह का कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, हम लिख दे रहे हैं वीली। और इसमें नेफ्रॉन होता है, ठीक है, ये ग्लैंड होता है, और ये प्रोडक्शन तो समझिएगा। तो एब्जॉर्प्शन में ये सब लिख सकते हो, अगर क्योंकि नेफ्रॉन हम इसलिए लिखे क्योंकि हम अभी बताए थे किडनी ट्यूबुल प्रेजेंट है, ये सब लिख सकते हो, दिक्कत नहीं। अच्छा इसी को लिखो ना, काफी है, 6 फंक्शन काफी है, ठीक है। हो जाएगा तो बताना, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। और पिछले क्लास में हम लोग एक चार्ट बनाए थे जिसमें हम 5 टाइप का लिखे थे एपिथेलियल टिश्यू, वो नोट किए हो तुम लोग? यस हाँ, तो तुम लोग नेक्स्ट जो दो वो लिखो टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लिख के वो पांचों जो है वो हम वैसा हम लिख देते, उसको नोट करना है। टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सबसे पहला जो था वो क्या था? स्क्वामस। बुक सामने है तो स्पेलिंग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कनेक्टिव, सॉरी क्यूबॉइडल, कनेक्टिव तो अलग टिश्यू हो गया, क्यूबॉइडल। तीसरा है कॉलुमनर, COLUMNAR, कॉलुमनर। पांचवा है सिलिएटेड, और पांचवा हो जाएगा ग्लैंडुलर, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्क्वामस टिश्यू टॉपिक, एक मिनट तुम लोग नोट करो हमारा।
हाँ ठीक है। तो स्क्वामस देखो, सबसे फर्स्ट में देखो, स्क्वामस टिश्यू जो होता है, मेन इसका सेल के बारे में जानना है, क्योंकि इपिथेलियल टिश्यू का जो हर एक टाइप का हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हर एक टाइप में अलग अलग सेल का शेप एंड साइज है। तो सबसे इसमें ये फ्लैटेंड सैक लाइक है, सैक लाइक बोल सकते हैं, और दूसरा होता है पॉलीगोनल शेप में ये प्रेजेंट होता है। पॉलीगोनल जैसे मान लिया जाए इस तरह का होता है अरेंजमेंट, ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है, तो ये पॉलीगोनल शेप में चल जाएगा, या इस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है, तो ये पॉलीगोनल शेप में जाएगा। तो हम एक छोटा सा सिंपल सा एक तुम लोग को फिगर बताते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे समझना, फिर हम नोट तो करा देंगे, कोई दिक्कत। सबसे फर्स्ट में अगर तुम इसको साइड से देखोगे, ये इस तरह का स्ट्रक्चर में दिखेगा, ठीक है, और ये है इसका सेल, ठीक है, और ऊपर में तुम देखोगे तो एक मोजाइक विजन में दिखेगा, ठीक है। मोजाइक विजन मतलब वही जो शेप है उसका, इसमें न्यूक्लियस सेंट्रली प्रेजेंट होता है और राउंडेड होता है, यहाँ ध्यान देना, सेंट्रली प्लेस्ड है एंड राउंडेड है। साथ साथ में अगर सेल है तो इसमें न्यूक्लियस भी होगा, सॉरी साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस है तो, सेल है तो सिंपल है, और नीचे में इस तरह से बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम लेबल कर देते हैं, तो ध्यान से समझना। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है, और ये हो जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसका जो है ये हॉलो डक्ट्स वगैरह में, डक्ट्स के लेयर में प्रेजेंट है, कहाँ का, जैसे माउथ लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, तो वो हम डिस्ट्रीब्यूशन हम लिख देंगे। तो सबसे पहले ये समझ गए, ठीक है। और इसका काम सिक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है एंड प्रोटेक्शन, ये तीनों काम करता है, ठीक है। तो हम एक एक पॉइंट करके लिख रहे हैं, तुम उसमें इसको लिखते जाना, ठीक है। ये फिगर समझ गए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, सर इसका फंक्शन है सर? नहीं ये पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा है अभी, ठीक है। ये फिगर को जरूर नोट करना, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, फिगर नोट करो, फिर फंक्शन लिखें। फंक्शन में तीन ही बताए, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, बताते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन हमको लिखना होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हम लिख देते हैं। सबसे फर्स्ट में इट इज फॉर्म्ड बाय, सेल का कैसा बताए, फॉर्म्ड बाय फ्लैटेंड sac-like, polygonal cells, actually sac-like नहीं, सॉरी स्केल है, स्केल लाइक, polygonal cells, these are closely fitted like tiles in a mosaic फ्लोर, ठीक है। तो अभी हम ये चीज तुमको समझाए कि इसका जो सेल्स का है वो कैसा है, पॉलीगोनल शेप में है, और अगर हम ऊपर से देंगे तो वो मोजाइक लाइक दिखेगा, जैसे टाइल्स कैसे बिकता है उस तरह से वो दिखेगा, क्योंकि शेप साइज सब सेम है, उस तरह से वो दिखता है। दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो लाइंस ऑफ ब्लड वेसल्स, lymph vessels in Bowman's कैप्सूल। क्या Bowman's कैप्सूल के बारे में तुम लोग जानते हो, बताओ। Bowman's कैप्सूल, ओइसोफेगस, माउथ
लाइनिंग, माउथ लाइनिंग etc, ठीक है। साथ साथ में ये एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स यहाँ भी प्रेजेंट होता है, ये इतना है इसका, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका फंक्शन, तो इट प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी, सबसे पहला। दूसरा ड्राइंग, सूखने से भी बचाता है, और तीसरा होता है ये जर्म से भी हम लोग को बचाएगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ड्राइंग एंड जर्म, ठीक है। अब अगर हम इसका बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, इसके फंक्शन के हिसाब से हम यहाँ पर कर लिए। अब देखो इसमें दो टाइप है, ठीक है, तो वो तुम लोग समझ रहे हो, वो हम लिखा नहीं रहे, समझो। अगर ये सिंपल लेयर में होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल स्क्वामस टिश्यू, और अगर ये मल्टीपल लेयर में होगा तो क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफाइड। बस उसको याद रखना, उसमें बस यही है। तो ये दो टाइप का है, डायरेक्टली हम लिखते हैं, एक सिंपल और एक स्ट्रैटिफाइड। तो हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग जान रहे हो, तो ये मल्टीपल लेयर, ताकि तुमको याद है, मल्टीपल लेयर ऑफ स्क्वामस टिश्यू सेल्स, ठीक है, टिश्यू सेल्स। और ये क्या होगा, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस टिश्यू सेल, ठीक है। बस ये इसको नोट करो। अगर स्ट्रैटिफाइड का एग्जांपल पूछ ले तो कहीं कुछ नहीं समझ में तो स्किन लिख दो, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड, मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटिफाइड स्किन में प्रेजेंट होता है टिश्यू, ठीक है। तो ये एग्जांपल स्किन में लिख सकते हो, इसको नोट करो। इसमें बस इतना ही तुमको जानना है कि सेल का शेप, साइज और उसका स्ट्रक्चर क्या है, बाकी बात नॉर्मली बस क्या है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन याद करना पड़ेगा क्योंकि सबका अलग अलग हो जाता है। फंक्शन ऑलमोस्ट वही 4-5 में ही मिले, ठीक है, इसको नोट करो थोड़ा। हो जाए तो बताना। सिर्फ वो लास्ट लाइन क्या है, ये वाला यस सर। स्ट्रैटिफाइड, उसमें लिखे है मल्टीपल लेयर ऑफ स्क्वामस टिश्यू सेल, ठीक है। ओके सर। स्क्वामस टिश्यूज का जो सेल लेयर है वो मल्टीपल में चला गया तो वो स्ट्रैटिफाइड, एंड सिंगल रहा तो सिंपल, बस, ठीक है। इसको मिटाएं। हाँ, इसका फिगर से भी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, जैसे सेंट्रली न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वो सर्कुलर या राउंडेड शेप में होता है। ये 2 पॉइंट इसमें लिख सकते हो, वो हम इसमें नोट नहीं करा रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को बता दिए क्योंकि हर एक ठीक है। चलो, तो सभी लोग न्यूक्लियस इट्स सेंट्रली प्लेस्ड एंड आर राउंडेड इन शेप, कर लो, नोट कर लो, ज्यादा सही रहेगा क्योंकि लिखा हुआ रहेगा तो रिवीजन में सही तुमको लगेगा, तो फिर ठीक है। न्यूक्लियस इज राउंडेड एंड सेंट्रली प्लेस्ड, इसको नोट कर लो बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स में है, कैरेक्टरिस्टिक्स में सर। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स में ये ऐड कर लो, स्क्वामस का न्यूक्लियस इज राउंडेड एंड सेंट्रली प्लेस्ड, ठीक है, बेटा। हाँ सर। ओके, ठीक है, देखो अब दूसरा जो है वो क्यूबॉइडल,
टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। तो क्यूबॉइडल, तुमको क्या लग रहा है सेल का कैसा शेप होना चाहिए? क्यूबॉइड। क्यूब शेप होना चाहिए। तो इसका डायरेक्टली हम फिगर बनाते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्यूबॉइडल है, तो इसका शेप जो होगा वो क्यूब लाइक होगा। कैसा होगा? क्यूब लाइक, ज्यादा रेक्टेंगल, ये क्यूब लाइक इस तरह से होता है, ठीक है। क्यूब लाइक बनाना है, रेक्टेंगल मत बनाना, क्यूब की तरह दिखना चाहिए, इस तरह से बनाओ, ये है क्यूब लाइक, ठीक है। अब इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो भी राउंडेड एंड सेंट्रली प्लेस्ड होता है, ठीक है, यह। और इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो भी प्रेजेंट होगा। सेल है तो सिंपल है, साइटोप्लाज्म होगा ही होगा, तो कुछ है नहीं, ठीक है। और नीचे में क्या प्रेजेंट है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका लेबलिंग कर देते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझ में आ रहा है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड ये क्या हो जाएगा? ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? सेल्स आर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये भी सीड्स ही बनाएगा, सिंपल है, सीड्स बनाएगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा है न्यूक्लियस आर राउंडेड एंड सेंट्रली प्लेस्ड, ठीक है। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, तो लिख सकते हैं हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन आर क्या होगा? प्रेजेंट। ये तीन चीज है। अब ये प्रेजेंट कहाँ रहेगा? तो इट इज फाउंड इन, इट अकर्स इन, कहाँ पे होगा? तो लाइनिंग ऑफ किडनी टिब्यूल, तो यहाँ पे तुमको सीधा दिख रहा है किडनी टिब्यूल, मतलब उसका जो किडनी का ट्यूब्स होता है वहां अगर लाइनिंग है तो इसका फंक्शन सबसे पहला सिक्रीशन चला जाएगा, लाइनिंग ऑफ किडनी टिब्यूल, ठीक है। एंड ducts of salivary gland, ducts of salivary gland, ठीक है। अब इसका फंक्शन की बात करेंगे तो salivary gland होता है, थायराइड ग्लैंड होगा एंड स्वेट ग्लैंड भी होगा, एंड स्वेट ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ठीक है, तो सबसे पहला इट प्रोवाइड मैकेनिकल, प्रोवाइड नहीं, प्रोटेक्ट ना होगा, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। और इट secrete mucus and chemicals, बस ये दो चीज लिखो, मतलब फंक्शन इतना काफी है, ये फंक्शन है तुम्हारा, इसको नोट करो। सर वो फर्स्ट पॉइंट में सेल्स आर की बात क्या है? सेल्स आर क्यूब लाइक, CUBE क्यूब लाइक है।
लिखो उसको। सर म्यूकस के बाद क्या है? एंड केमिकल, केमिकल में एंजाइम आ सकता है, हार्मोन, कोई पर्टिकुलर को अभी हम नहीं डिफाइन किए, केमिकल सिंपल है। मेन एपिथेलियल टिश्यू में सारा स्ट्रक्चर पे ही पूरा कॉन्सेप्चुअल है, बस पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट हम लोग अगर, क्योंकि अब कॉलुमनर है तो उसका अलग है, बट हम कॉलुमनर अभी नहीं पढ़ाएंगे, हम ग्लैंडुलर पढ़ाएंगे, ठीक है। वो छोटा सा भी टॉपिक है तो खत्म हो जाएगा, इसको खत्म करके फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर आगे पढ़ेंगे। तो ग्लैंडुलर जो होता है ना, वो बस मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मतलब सिंपल है, जो सिक्रीट कर रहा है वो ग्लैंडुलर कहलाएगा। तो वो हम दो तीन पॉइंट है, बस उसको लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास जो इसका दूसरा टॉपिक वो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसको कंप्लीट करो पहले। यस सर, लिख लिए। हो गया, चलो। अब जो है ग्लैंडुलर, लिख लो, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू टॉपिक दो। हम क्या बताएं कि एपिथेलियल टिश्यू जब मॉडिफाई होके वो सिक्रीट करता है कोई ना कोई केमिकल, तो वो ग्लैंडुलर होता है। जैसे मान लो गॉबलेट सेल, वो एपिथेलियल का वो मतलब मॉडिफिकेशन है, तो वो म्यूकस सिक्रीट करेगा। कुछ ग्लैंड्स होता है जो हार्मोन करेगा, कुछ मतलब कुछ एंजाइम्स है जो वो सारा एपिथेलियल टिश्यू का ही मॉडिफिकेशन है। हम लोग के बॉडी में जो भी एंजाइम्स, केमिकल्स वगैरह जो रिलीज हो रहा है, वो मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू से, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू में उसको बोलते हैं। बस टॉपिक दे दो ग्लैंडुलर एपिथेलियल, 3-4 पॉइंट इसको लिखते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो it is specialized to form gland, ठीक है। It can secrete substances sometime tissue, I mean epithelial tissue, there is inward folding sometimes, sorry, एक सेकंड यहाँ ध्यान देना, sometimes there is inward folding of epithelial tissue forming multicellular gland, ठीक है। This is called as glandular epithelial। देखो इसको समझा देते हैं। एपिथेलियल जैसे स्वेट ग्लैंड है, वो यूनिसेलर है, मतलब एक सेल है वो रिलीज करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। मेमोरी ग्लैंड के बारे में किस किसको पता है? स्वेट ग्लैंड के बारे में तो पता है, क्योंकि स्किन के नीचे में थ्रू आउट मतलब हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, पहले कोई बता सकते हो? उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, या वो क्या काम करता है? कोई बताओ, आंसर दो जल्दी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर।
बोलो, पता है मेमोरी ग्लैंड के बारे में कुछ? सर नहीं पता है, कोई बात नहीं। देखो, मेमोरी ग्लैंड इज अ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मतलब ये एक ऐसा ग्लैंड है जो मिल्क प्रोड्यूस करता है, जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट है। मेल में प्रेजेंट है बट वो फंक्शनिंग नहीं होता है, फीमेल में ये प्रेजेंट है। और ये जो मॉडिफिकेशन है एक तरह का एपिथेलियल का ही है, बट वो मल्टी सेलर है, इसलिए वो चीज हम यहाँ अभी बता दिए कि मल्टी सेलर ग्लैंड को भी हम लोग एपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यू बोलते हैं। वही चीज है। इसके आगे इसके बारे में और डिटेल स्टडी हम लोग, अगर रिप्रोडक्शन होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 10th में तो है ही तुम लोग का शायद, तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी कर सकते हैं कैसे क्या काम फंक्शनिंग करता है। ठीक है, तो ये आज खत्म हुआ और हम लोग का 2 बच गया है कॉलुमनर। मेनली कॉलुमनर है, उसी में जो उसका कुछ पार्ट में अगर माइक्रोविली या विली प्रेजेंट हो जाएगा, सीलिया बोल तो सीलिएटेड, तो उसको नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें कोई फिगर नहीं है, इसको नोट कर लो। ठीक है, सर ये भी तो इसी का टाइप है, क्या कॉलमनर का। सर इसका? ग्लैंडर तो सर कॉलमनर का। नहीं नहीं, हम क्या बोले तुमको कि कोई भी अगर मॉडिफाई होके ग्लैंड बनता है या कुछ सिक्रीट करता है तो कुछ भी हो सकता है, कॉलुमनर भी बोल सकते हैं, सिलिएटेड भी बोल सकते हैं, स्क्वामस भी बोल सकते हैं, क्यूबॉइडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट उसको जो पर्टिकुलर हम ये नहीं बोल सकते क्या, क्योंकि वो मॉडिफिकेशन पार्ट है, मॉडिफाई हुआ अलग फॉर्म कर गया, वो कोई किसी भी टाइप से वो वहां से मतलब किसी भी टाइप का टिश्यू से वो मॉडिफाई कर सकता है। ऐसे तो ज्यादातर केस में कॉलमनर सीलिएटेड ही ज्यादातर केस में एब्जॉर्प्शन वगैरह वाला जो मैकेनिज्म है वो मेंटेन करता है, तो बोल सकते हो, बट ऐसा डेफिनेट नहीं उसी को सिर्फ बोल रहे हैं। ठीक है, हो गया, नोट कर लिए। तो इतना आज है। नेक्स्ट क्लास इसका जो 2 पॉइंट है वो हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग कनेक्टिव टिश्यू, थोड़ा एनिमल लेंदी है, थोड़ा चलेगा क्लास का 4-5 क्लास, हमको उससे ज्यादा लग रहा है क्लास चलेगा, क्योंकि ये तो खैर नेक्स्ट क्लास के लिए खत्म होगा, बट ब्लड थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, तो ब्लड में थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ा देंगे, क्योंकि शायद तुम लोग का 9th में सर्कुलेटरी सिस्टम है शायद। ठीक है, हमको जहाँ तक याद है, नहीं नहीं यहाँ नहीं है 10th में। ठीक है, तो उसमें अभी हम ब्लड का कंपोनेंट वगैरह पढ़ाएंगे, तो वो जब आएगा तब बात करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ तक रहने दो, नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, बुक्स वगैरह है उसको बस रीड करते जाओ, हर एक क्लास के पहले 1 घंटा पहले जो भी है पढ़ के आया करो, ताकि तुमको मिले, क्योंकि तुम लोग का बुक्स में बहुत कुछ शॉर्ट दिया है, बहुत कुछ लॉन्ग में दिया है, कुछ ज्यादा डिटेल डिस्कस किया है। वो हमको जो ज्यादा डिटेल डिस्कस किया वो हमको बता दिया करो कि सर इसमें और कुछ है, तो और कुछ जानना है तो वो हम जरूर बताएंगे। ठीक है, कुछ कुछ है कि शॉर्ट में किया है उसको पढ़ो, नोट्स पढ़ो काफी। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके।